नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें था कि हमने आदिकाल का जो परिचय किया था। आदिकाल के अंतर्गत जो मुख्यतः इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास का लेखन किया था उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे आदिकाल की। ठीक है, तो आदिकाल जो है उसका सबसे पहले थोड़ा उसकी जो परिस्थितियों की बात करते हैं। आदिकाल की आदिकाल नामकरण आपको याद होगा किसने दिया है? आदिकाल नाम दिया है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा में ये जो नाम दिया गया है। तो आदिकाल की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, आदिकाल के समय जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी, उनके बारे में हम जो थोड़ा पहले बात कर लें। तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें राजनीति की। 647 में क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 647 में क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होने के बाद जो भारत के अंदर हम बात करें तो क्या होता है कि जो बिल्कुल अशांति फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरह से डगमगा जाती है। हर्षवर्धन के बाद के जो राजा होते हैं उनका जो ध्यान होता है वो भोग विलास में रह जाता है। ठीक है, उनका जो सारा ध्यान भोग विलास में होता है, वो जो उनके राजाओं के युद्ध के अंदर कोई रुचि नहीं रहती है। तो इसका क्या परिणाम निकलता है? इसका परिणाम ये निकलता है कि बाहर से जो मुगल जो राजा होते हैं उनका आक्रमण है वो जो शुरू हो जाता है। ठीक है, और मान के चलो कि मुगलों का जब आक्रमण जो शुरू होता है भारत के अंदर, तो भारत के पतन का जो समय है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, 1001 के अंदर महमूद गजनवी जो है हमला कर देता है। ठीक है, ये जो हमले की शुरुआत है। उसके बाद क्या होता है, लगातार जो मुगलों के द्वारा हमले जो किए जाते हैं, लेकिन जो भारतीय राजा होते हैं वो इनका सामना करने के जो योग्य नहीं होते हैं। ये बस अपने भोग विलास के अंदर पड़े रहते हैं, इनकी युद्ध के अंदर कोई रुचि नहीं होती है। इस तरह से क्या है, भारत का जो पतन है वो उसकी पतन की शुरुआत हो जाती है। 1175 के अंदर क्या होता है, मोहम्मद गोरी का हमला होता है। ठीक है, 1175 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी का हमला होता है। तो इससे क्या होता है, दिन ब दिन क्या होता है, भारत के राजा हैं उनकी जो स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। ठीक है, भारत जो पतन की ओर चला जाता है। तो ये जो सारी परिस्थितियां मैंने आपको बताई, ये हैं राजनीतिक परिस्थितियां कि राजनीतिक हालात उस समय कैसे थे। ठीक है, राजनीतिक हालात जो बहुत ही दयनीय थे। जो भारतीय राजा थे उनके युद्ध के अंदर कोई रुचि नहीं थी, वो सिर्फ भोग विलास में पड़े रहते थे या मद मदिरा के अंदर वो पड़े रहते थे। उसके बाद हम बात करें इसकी धार्मिक परिस्थितियों की। ठीक है, राजनीतिक मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं थी। ठीक है, राजा जो वो लाचार हो चुके थे, मुगलों के सामने बिल्कुल वो लाचार हो चुके थे। उसके बाद हम बात करें धार्मिक परिस्थितियों की। धार्मिक परिस्थितियों के अंदर क्या था, धार्मिक के अंदर सबसे पहले जो हर्षवर्धन था, जब हर्षवर्धन का समय था तो हर्षवर्धन जो अनुयायी था ये था बौद्ध धर्म का। ठीक है, हर्षवर्धन किसका अनुयायी था, ये था बौद्ध धर्म का। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बहुत सारा सहयोग दिया। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो धार्मिक, अगर हम उस समय की परिस्थितियों की बात करें तो धर्म है जो बिल्कुल वो जो उसकी बहुत ही हानि हो रही थी, बहुत इसकी क्षति हो रही थी। ठीक है, उसका कारण ये था कि जो बौद्ध धर्म है ये भी क्या है, आगे आगे उपभागों में बंट गया था। बौद्ध धर्म जो हीनयान महायान के अंदर बंट गया था। ठीक है, और उत्तर के अंदर बात करें तो उत्तर भारत के अंदर उसमें जो ब्राह्मण जो जाति है उनका जो आप कह सकते हो ब्राह्मण जाति का जो बोलबाला अधिक था। ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ जो जैन जो संत हैं वो भी आए थे, जैन आए थे, नाथ आए थे, उनका भी क्या था, अपना अस्तित्व था। इस प्रकार से क्या है, जो धार्मिक परिस्थितियां हैं, धार्मिक जो एक किस्म से द्वंद्व का ये काल था। ठीक है, क्योंकि हर जो धर्म है वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के जो कह सकते हैं कि हम उसके प्रयास के अंदर इसका जो क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। ये बौद्ध धर्म जो 4 अलग अलग भागों में बंट जाता है, हीनयान महायान। ठीक है, इस प्रकार से 4 भागों में बंट जाता है। जैन जो है, जैन आए थे, उसमें
जैन अपना जो धर्म, अपने धर्म को जो उच्च साबित करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और नाथ हैं जो नाथ हटयोग के माध्यम से क्या कर रहे थे, अपने धर्म को जो उच्च सिद्ध करने का जो प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार से धार्मिक जो परिस्थितियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। धर्म के अंदर कह सकते हैं कि हम मंदिरों की बहुत दुर्दशा हो रही थी। वो इधर से जो मुगल जो राजाओं थे उन्होंने हमला कर रखा था, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, हिंदुओं के मंदिरों की जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, और जो ये अपने आप को उच्च साबित करने की जो कोशिश, उच्च सिद्ध करने की जो कोशिश कर रहे थे। धार्मिक जो बहुत दुर्दशा हो रही थी, कह सकते हैं हम कर्मकांड, पाखंड जो पूजा है, बलि का भी जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसमें जो ज़्यादा जो बोलबाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धर्म है, धर्म भी क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी जो अच्छी दशा नहीं थी, बहुत ही ये जो इसकी बुरी दशा थी, ठीक है। दुर्दशा हो रही थी, धर्म की बहुत ज़्यादा दुर्दशा, धार्मिक स्थलों की दुर्दशा हो रही थी। कह सकते हैं मंदिरों के अंदर बैठकर जो मदिरापान किया जाता था, इस प्रकार से धर्म जो है बहुत अच्छा उसका उसमें नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक की। सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। समाज के अंदर क्या था, समाज के अंदर मद्य और मदिरे का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था, और जो औरतें थी उसमें महिलाएं थी, उनको मात्र भोगे की वस्तु, विलास की वस्तु समझा जाता था, ठीक है। जो राजा महाराजा थे, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि राजा महाराजा भी भोग विलास के अंदर डूबे हुए थे, और उनका जो प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं था। प्रजा भी अपने राजा से विमुख हो चुकी थी। राजाओं से जो प्रजा को कुछ जो विशेष उनको जो आशा नहीं रही थी, ठीक है। तो राजाओं के अंदर और प्रजा के अंदर भी क्या है, कुछ ज़्यादा जो मेल मिलाप नहीं था। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर भी एक द्वंद्व था, ठीक है। राजा प्रजा जो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। औरत को बिल्कुल ही कह सकते हैं कि हम भोग विलास की वस्तु माना जाता था, बिल्कुल नीची माना जाता था, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, बहुत बुरी हाल जो कह सकते हैं कि हम उसमें दुर्दशा थी, ठीक है। और जो उसमें जो सन्यासी थे उनका आदर सत्कार जो ज़्यादा हो रहा था। इस प्रकार से धार्मिक जो है ये भी क्या एक दुर्दशा का काल था, सामाजिक दुर्दशा का ये काल था। इसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक। सबसे अच्छी बात है इसकी जो सामाजिक परिस्थितियाँ, ठीक है। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंदर क्या था, ये जो हमारे जो हिंदू लोग हैं, ये क्या है, अपने उच्च सोपान पर थे, ठीक है। संस्कृति के अंदर, वास्तुकला के अंदर कह सकते हैं हम उच्च सोपान पे थे। इन्होंने जो बहुत सारे मंदिरों का जो निर्माण किया था, इतने मीन्स कि इन्होंने जो संस्कृति थी वो सबसे अमीर थी, ठीक है। बाकी जो सब है धार्मिक परिस्थिति हमने बात करी, राजनीतिक करी, सामाजिक करी, वो बिल्कुल उनकी दुर्दशा थी, लेकिन सांस्कृतिक जो है वो अपने उच्च सोपान पे थी, ठीक है। उसके साथ मोहम्मद गोरी के साथ जो एक उनके साथ आते हैं, बाहर से जो विद्वान आते हैं, अलबरूनी आते हैं, वो जो कहते हैं, तहकीक हिंद नामक पुस्तक में कहते हैं कि ये जो हिंदू हैं, ये जो अपनी कला के उच्च सोपान पर पहुंच गए हैं। हमारे लोग मीन्स कि मुसलमान लोग जो क्या कर सकते हैं कि ना ही तो इनका वर्णन कर सकते हैं, और ना ही इनकी जैसी जो कला है वो उनकी जो कल्पना भी वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम बात करें साहित्यिक परिस्थितियों की, तो साहित्य के अंदर भी क्या कुछ जो साहित्य रचा जा रहा था। मैंने आपको बताया कि उस समय के जो कवि थे वो चारण कवि थे। चारण कवि क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजाओं का यशोगान कर रहे थे, ठीक है। उनकी ही जो प्रशस्ति के अंदर जो कविताएं लिखी जा रही थी, उनकी प्रशस्ति के अंदर जो सारा कुछ लिखा जा रहा था, वो राज्य आश्रित कवि थे। राजा को मीन्स कि वो हर काव्य के अंदर वीर जो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। भाषा की बात करें तो भाषा उस समय अपभ्रंश जो भाषा का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। तो जो साहित्य है वो उस समय जो जरूर लिखा गया, लेकिन वो साहित्य साहित्य न होकर हम कह सकते हैं कि मात्र राजा की प्रशस्ति थी, राजा की प्रशंसा के लिए जो सारा ये जो साहित्य लिखा गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज आदिकाल के साहित्य की। साथियों, आदिकाल के साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। उसकी हम बात कर लेते हैं। रासो साहित्य, रासो साहित्य, और दूसरा है लौकिक साहित्य,
और है धार्मिक साहित्य। ठीक है, आदिकाल के जो साहित्य को विद्वानों ने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है, रसो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ रासो साहित्य की। ठीक है, तो आज हम रासो साहित्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रासो। रासो सबसे पहले हम जो प्रयास करेंगे वो इस रासो शब्द का जो अर्थ ढूंढने में करेंगे कि रासो किसे कहते हैं। रासो अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि सरल भाषा में अगर बात करें, अपने ग्रामीण भाषा की भी अगर बात करें, तो रासो कहते हैं झमेले को, किसी प्रकार का, मीन्स की झमेला है, कोई झंझट है, कोई झगड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, रासो। ठीक है, रासो झमेला, झंझट। ठीक है, झमेला, झंझट या कोई रासा, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, रासा। रासो का हम क्या मीनिंग लेते हैं, अगर हमारी भाषा में बात करें, सिंपल सरल भाषा में बात करें, तो रासो को कहा जाता है झमेला, झंझट या रासा। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, रासो कह देते हैं। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो रासो शब्द का अलग अलग जो मीनिंग लिया है, किस विद्वान ने रासो को कहाँ से उत्पन्न माना है, किस लिए रासो का जो नामकरण रासो पड़ा, उसके बारे में हम अब थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले है राजसूय। ठीक है, राजसूय से क्या है, रासो शब्द का जो उत्पन्न माना है वो माना है गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान, सबसे पहले जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लिखा था, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, और प्रकाशन वर्ष था 1839। अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसके बारे में बात करी है। उसके बाद है रसायन। रसायन से माना है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रासो। रसायन से क्या करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद है रहस्य। काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल जो मानते हैं वो मानते हैं रहस्य शब्द से। ठीक है, उसके बाद है रास। रास से मानते हैं दशरथ शर्मा। रसिक से मानते हैं नरोत्तम स्वामी। ठीक है, रसिक से मानते हैं नरोत्तम स्वामी, और रासक से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रासक से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, रासो साहित्य, सबसे पहले रासो का अगर हमारी भाषा में बात करें तो झमेला, झंझट या रासा को हम रासो कह देते हैं। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, तो सबसे पहले राजसूय से मानी है गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी का मानना था कि जो इतिहास ग्रंथ हैं, ठीक है, जो प्राचीन प्रतिलिपियां मिलती हैं, उनमें इनका मानना है कि राजसूय यज्ञ का जो यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि इनका मानना है कि राजसूय यज्ञ का जो उल्लेख मिलता है, तो इस यज्ञ से इन्होंने क्या किया, रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। उसके बाद है रसायन। रसायन माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बिसल देवरासो का जो एक पद है जिससे इन्होंने रसायन शब्द से आचार्य शुक्ल ने माना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रहस्य से माना है काशी प्रसाद जायसवाल ने। राज से माना है दशरथ शर्मा ने। रसिक से माना है नरोत्तम स्वामी ने। रसिक से मानते हैं ये, इनका मानना है रसिक से बना रासऊ और रासऊ से बना रासो। ठीक है,
इसके बाद है रासक। रासक मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका मानना है रासक से बना रासा और रासा से बना रासो। ठीक है, देखिए राजसूय से माना है गारसा दत्तासी ने। मैंने इनके बारे में बताया आपको क्यों माना है, क्योंकि इनका मानना है कि जो पहले राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता था, लेकिन इनके साथ जो बहुत सारे विद्वान हैं उनका मतभेद है। इसका कारण ये है क्योंकि जो हरेक हम कह सकते हैं प्रत्येक जो हमें मिलती है लिखित रचना मिलती है, प्रत्येक रचना के अंतर्गत राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए इनके साथ कुछ विद्वान जो उनका मतभेद है इनसे सहमत नहीं है। रसायन से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से क्यों माना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रहस्य से माना है काशी प्रसाद जायसवाल ने। राज से माना है दशरथ शर्मा ने। रसिक से माना है नरोत्तम स्वामी ने। नरोत्तम स्वामी का मानना है कि रसिक से रासौ बना और रासौ से रासो बना। फिर है रासक। रासक से मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका मानना है कि रासक से रासा बना और रासा से रासो बना। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जो हल्के में या लाइटली इसको नहीं लें। ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है पूछ लिया जाता है। राजसूय से जो किसने माना है, तो हमें याद होना चाहिए कि गारसा दत्तासी ने माना है। ठीक है, रसायन से जो किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये क्या है, प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आप इनको बहुत ही इनका गहन अध्ययन इनको याद जरूर कर लें। ठीक है, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रश्न है वो बहुतात इनमें से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जो प्रश्न है इनमें से पूछ लिए जाता है। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी विशेषताएं की बात करें। विशेषताएं रासों की या रासो साहित्य की। सबसे पहली विशेषता कि ये चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। क्या किया गया, चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। मैंने आपको बताया कि उसमें जो कवि थे वो राज्य आश्रित कवि थे, राज्य के आश्रय में रहते थे। ठीक है, और जो लगभग जो कवि थे वो चारण कवि थे। ठीक है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने जो नाम दिया था आदिकाल को, वो चारण काल दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी जो चारण काल नाम देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि उस समय के जो कवि थे वो लगभग जो है चारण कवि थे। ठीक है, तो चारण कवियों के द्वारा ये हम कह सकते हैं कि जो लिखा गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो रचना है वो माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास को। भरतेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना माना जाता है रासो साहित्य की। और माना किसने है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको जरूर याद करें। ठीक है, कि किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था चारण कवियों के द्वारा। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना माना जाता है। माना किसने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और जो हमने तथ्य मैंने आपको बार बार बताया, कवि क्या थे, राज्य आश्रित कवि थे। राज्य आश्रित कवि थे, राज्य के आश्रय में रहते थे और राजाओं का वीरता का वर्णन करते थे। राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा क्या करते थे, राजाओं की वीरता का ये वर्णन करते थे। और अधिकतर जो इसकी रचनाएं हैं रासो साहित्य की, अधिकतर रचनाएं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, अधिकतर जो रचनाएं हैं रासो साहित्य की वो अप्रमाणिक मानी जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप जरूर याद करें कि जो रासो साहित्य की अधिकतर रचनाएं हैं वो क्या है, अप्रमाणिक मानी जाती हैं। और इसको जाना जाता है देसी भाषा काव्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। देसी भाषा काव्य के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें क्या है, डिंगल शैली का प्रयोग है वो अधिक किया गया है। डिंगल शैली का
अधिक प्रयोग किया गया है। एक एक तथ्य इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसका? रासो साहित्य का। मैंने आपको बताया कि ये जो चारण कवियों के द्वारा रचित है रासो साहित्य, बृहदेश्वर बाहुली रास को पहली रचना माना जाता है। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, और माना किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। कवि जो थे वो राज्य आश्रित कवि थे, राज्य के आश्रय में रहते थे। तो जिनका कहते हैं, हम कहते हैं ना कि जिसका जो खाना खा रहे हैं तो उसका ही गुण गा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे? राजा के पास रहते थे, राजा के आश्रय में रहते थे, तो उस राजा की वीरता का ये वर्णन करते थे। राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता था, ठीक है। और वीरता का वर्णन भी क्या किया? अतिशयोक्ति वर्णन किया जाता था, ठीक है। राजा की वीरता का बहुत, उसकी वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो बताया जाता था, जो कि कहीं कहीं जो क्या अपनी मर्यादा को भी पार कर जाता है। अधिकतर जो रचनाएं अप्रमाणिक मानी जाती हैं। देसी भाषा काव्य नाम से भी हम रासो साहित्य को जानते हैं। डिंगल शैली का अधिक प्रयोग किया गया था। डिंगल और पिंगल शैली का मैंने आपको बताया था। डिंगल शैली के अंतर्गत अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिंगल शैली है, डिंगल शैली के अंतर्गत राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी और अपभ्रंश दोनों मिलकर क्या होता है? डिंगल शैली होते हैं, ठीक है। तो उससे डिंगल शैली में क्या होता है कि डकार जो वर्ण होते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं राजस्थान की जिस प्रकार से भाषा है उसको हम डिंगल शैली कहते हैं। और पिंगल में था राजस्थानी और व्रज अपभ्रंश और व्रज भाषा था, जिसको हम पिंगल शैली कहते हैं, जो कि मधुर और मीठी भाषा होती है, उसको हम पिंगल शैली कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि राजाओं की वीरता का वर्णन करना था, तो राजाओं की वीरताओं का वर्णन कैसे करेंगे? राजाओं की वीरता का वर्णन करेंगे बड़ी बड़ी डींग हाँक के, हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से डिंगल शैली का जो प्रयोग इसमें किया जाता था, ठीक है। ये थी इसकी जो विशेषताएं, इसको आप जरूर याद करें। इनमें से भी प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। सबसे प्रथम जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके हम जो मुख्य तथ्यों की बात करेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इसके जो मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एक तथ्य इसका महत्वपूर्ण है, एक एक तथ्य को आप याद जरूर करें, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, एक एक तथ्य मैं आपको बताता हूँ, आप उसको एक एक तथ्य को अवश्य याद करें। कोई भी तथ्य है जो इसके अंतर्गत छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो अधिकतर जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो, सबसे पहले हम बात करें इसके लेखक की। लेखक, तो इसके लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है इसके लेखक? चंद बरदाई। चंद बरदाई का कई बार मूल नाम पूछ लिया जाता है। चंद बरदाई का मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका मूल नाम है बलिद्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि चंद बरदाई का मूल नाम है इसका बलिद्य, ठीक है। और इनका जन्म, चंद बरदाई का जन्म आपको बता रहा हूं 1168 ईस्वी में लाहौर में क्या हुआ था? भट्ट जाति के, जाति इनकी भट्ट है। भट्ट मीन्स भाट, है ना। जो चारण जो कवि थे, चारण और भाट कवि, तो लाहौर में भट्ट जाति के गोत्र का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो जगात गोत्र में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भट्ट जाति के जगात गोत्र के अंतर्गत लेखक चंद बरदाई। मूल नाम इनका अवश्य याद करेंगे, मूल नाम इनका बलिद्य है। जन्म इनका 1168 ईस्वी में लाहौर में भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के अंतर्गत है। अब हम बात करेंगे इसके काव्य स्वरूप की। इसका काव्य का स्वरूप कैसा है? तो ये है सबसे पहले महाकाव्य, ठीक है। काव्य कौन सा है ये? महाकाव्य। काव्य स्वरूप की बात करें तो ये है महाकाव्य। महाकाव्य और प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधात्मक श्रेणी का ये महाकाव्य है। और चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद बरदाई को
महाकवि माना जाता है। चंद बरदाई क्या हैं, इनके प्रथम महाकवि हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ये जो काव्य स्वरूप इसका महाकाव्य है और चंद बरदाई इसके क्या है, जो महाकवि हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रधान रस की। प्रधान रस, ठीक है, पृथ्वीराज रसों के अंतर्गत प्रधान जो रस है वो कौन सा है, प्रधान रस है वीर रस और श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा रस है, वीर रस है और श्रृंगार रस है। ठीक है, अलंकार कौन से हैं, अलंकार का जो प्रयोग किया है वो है अनुप्रास और यमक। इसका एक एक तथ्य जो महत्वपूर्ण है मैं आपको फिर बता दूं, आप इसका एक तथ्य भी जो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके हर एक तथ्य से जो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जिसमें से प्रश्न आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है लेखक इसके पृथ्वीराज रसों के लेखक है चंद बरदाई। चंद बरदाई का मूल नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इनका मूल नाम जरूर याद करें। इनका मूल नाम है बलिद्य। जन्म इनका 1168 में लाहौर में। जाति का इनका ध्यान रखेंगे, भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के अंतर्गत हुआ था। काव्य स्वरूप हम बात करें तो काव्य स्वरूप है इनका महाकाव्य और प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत आता है। चंद बरदाई को प्रथम महाकवि भी माना जाता है। प्रधान रस की बात करें तो इसके अंतर्गत वीर रस और श्रृंगार रस है। मैंने आपको बताया कि जो अधिकतर जो रचनाएं हैं वो वीर रस से परिपूर्ण हमें मिलती हैं। अलंकार हम बात करें तो इसके अंतर्गत अनुप्रास और यमक अलंकार आते हैं। कुल पद अगर बात करें इसके अंतर्गत 16,306। कुल छंद, छंदों की बात करें तो इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक एक तथ्य इसका जो पूछ लिया जाता है। तो जो 68 प्रकार के कुल जो पद हैं वो 16,306 हैं। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें छप्पे छंद का, छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। छप्पे छंद का इसमें तो अधिक प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम बात करें इसकी जो शैली है वो है पिंगल शैली। पिंगल शैली मैंने आपको बताया था, पिंगल शैली के अंतर्गत क्या होता है, अपभ्रंश और व्रज भाषा, अपभ्रंश और व्रज भाषा। ठीक है, एक एक तथ्य इसका महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। कुल पद अगर बात करें तो 16,306 पद हैं। कुल छंद की बात करें तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। और शैली इसकी बात करें तो पिंगल शैली है। पिंगल शैली के अंतर्गत क्या होता है, अपभ्रंश और व्रज भाषा का जो प्रयोग किया जाता है। नायक कौन है इसके, नायक हैं अजमेर के चौहान राजा अरुणोराज के पौत्र। ठीक है, अजमेर के चौहान राजा अरुणोराज के पौत्र और सोमेश्वर के पुत्र, सोमेश्वर के पुत्र कौन, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नायक श्रेणी, नायक श्रेणी, नायक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये धीरोदात। धीरोदात नायक। ठीक है,
नायक श्रेणी में क्या होता है, जो 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदत्त, धीरोदात, धीरोदात। ठीक है, इस प्रकार से 4 जो नायक होते हैं। तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो नायक श्रेणी है वो धीरोदात नायक की है। और नायिका है इसकी कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। ठीक है, प्रत्येक जो तथ्य महत्वपूर्ण। नायक कौन है? नायक है अजमेर के चौहान राजा अरुणोराज के पुत्र। ठीक है, अरुणोराज के पुत्र और सोमेश्वर के पुत्र। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और नायक श्रेणी भी कई बार इनसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न आता है नायक श्रेणी कौन सी है, तो धीरोदात नायक है। और नायिका है इसकी, नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संयोगिता है किसकी पुत्री थी या कहाँ से थी, तो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। ठीक है, एक इसमें प्रसंग आता है कैमास वध। यह क्या था? इनके एक मंत्री का नाम था, इनके एक मंत्री का नाम था। यह तथ्य भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कैमास वध जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है इनके जो एक मंत्री का जो नाम था, तो ये आता है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी प्रामाणिकता को जो विद्वानों ने जो स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो इसकी प्रामाणिकता में 3 मत हैं। कुछ विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं, कुछ इसको अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ इसको अर्धप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, कुछ इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रामाणिक मानते हैं और कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाणिक की। प्रमाणिक माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, याद रखने का तथ्य है, प्रमाणिक किसने माना है इसको? श्याम सुंदर दास ने इसको प्रमाणिक माना है। मिस्र बंधु भी इसको क्या करते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, प्रमाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिस्र बंधु और भी अन्य विद्वान हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक सबसे पहले जो मानना था वो मानना था डॉक्टर वुल्लर ने। महत्वपूर्ण तथ्य है ये, डॉक्टर वुल्लर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सबसे पहले किसने जो सिद्ध किया था, तो वो किया था डॉक्टर वुल्लर ने। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, यह क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ही कह देते हैं कि यह पूरा ग्रंथ ही जाली है। ठीक है, शुक्ल क्या कहते हैं? पूरा ग्रंथ जाली है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, शुक्ल क्या कर देते हैं, इस पूरे ग्रंथ को जाली जो करार दे देते हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इसको अप्रामाणिक मानते हैं। फिर है अर्धप्रामाणिक। अर्धप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय, अगरचंद नाटा, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार, ये जो विद्वान हैं इसको क्या करते हैं? अर्धप्रामाणिक मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो प्रश्न है वो इसमें से पूछ लिया जाता है। प्रमाणिक ताकि जो इसके ऊपर जो संदेह किया जाता है
कि जो पृथ्वीराज रासो रचना है ये प्रमाणिक है या नहीं है, तो इसके बारे में 3 जो मत हैं वो जो खास करके प्रचलित हैं कि कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ इसको मानते हैं अप्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक मानने वालों में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, ठीक है, और भी जो बहुत सारे विद्वान हैं। अप्रमाणिक जो है इसमें से जो अधिकतर जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं कि अप्रमाणिक किसने माना है, तो सबसे पहले अप्रमाणिक माना था डॉक्टर वुलर ने। उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो क्या कह देते हैं कि ये पूरे का पूरा ग्रंथ ही क्या है, जाली है। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इनके साथ जो सहमत हो जाते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, अग्रचंद नाटा और सुनीति कुमार चटर्जी। ये जो कुछ विद्वान हैं ये इसको जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। फिर एक चौथा मत और आता है, एक अलग मत और है इसके साथ, चौथा मत के बारे में पूछ लिया जाता है नरोत्तम स्वामी का। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यह एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानते हैं, लेकिन नरोत्तम स्वामी क्या कहते हैं, यह एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, इसके भाग अगर हम बात करें, इस ग्रंथ के 69 भाग हैं, जिनमें से चंद बरदाई ने 59 भाग लिखे थे। ठीक है, बाकी के जो 10 हैं, बाकी जो 10 भाग हैं वो लिखे थे इनके पुत्र जलहण ने। ठीक है, जो इसके जो भाग बात करें तो 69 भाग हैं इसके, और जो प्रथम इसके 59 भाग हैं वो लिखे थे चंद्रबरदाई के द्वारा, और बाकी के जो 10 भाग लिखे थे वो इनके पुत्र जलहण ने लिखे थे। और इसकी एक जो पंक्ति है वो आती है, पुस्तक जलहण हथ दे चले गजानन निरपकाज की पुस्तक को क्या किया था, जलहण के हाथ में देकर जो ये चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज के साथ चले गए थे। पृथ्वीराज की जो कहानी है वो मैं आपको इसके अंत में थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो हमें 4 भाग मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके भाग मिलते हैं 4 भाग, जिसमें सबसे पहले है वृहद रूपांतरण। वृहद रूपांतरण मीन्स कि सबसे बड़ा भाग जो इसका मिलता है, जिसके अंतर्गत क्या है 16,306 छंद हैं और 69 इसके समय हैं। ठीक है, इनके जो भाग दिए गए थे मैंने आपको बताया था, 59 जो चंद्रबरदाई ने पूरे किए थे, 10 उनके पुत्र जलहण ने पूरे किए थे। तो उनमें क्या है, इनको नाम दिया गया है, समय नाम ही दिया गया है। ठीक है, ये जो वृहद रूपांतरण ये मिलता है उदयपुर के संग्रहालय में। मिलता कहाँ पर है, उदयपुर के संग्रहालय में मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके जो 4 भाग या 4 रूपांतर मिलते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले में आता है 16,306 छंद हैं जिसके अंतर्गत, और 69 समय हैं, और ये मिलता कहाँ पर है, उदयपुर के संग्रहालय में ये मिलता है। उसके बाद है इसका मध्य रूपांतरण। मध्य रूपांतरण जिसके अंतर्गत हमें 7,000 छंद जो मिलते हैं, और ये कहाँ है, अभी ये है अबोहर के साहित्य सदन में, और बीकानेर और है ये जैन ज्ञान भंडार में। ठीक है,
मध्य जो इसका रूपांतरण है, सबसे पहले हमने इसका वृद्धि रूपांतरण की बात करी थी, जिसमें 16,306 सन थे, जिसके अंतर्गत क्या थे 69 समय थे। और दूसरा इसका है वो है मध्य रूपांतरण, जिसके अंतर्गत 7,000 संद मिलते हैं। 7,000 संद में से जो ये कहाँ पर मिलता है, अबोहर के साहित्य सदन में, जो कि अब माना जाता है कि अबोहर के साहित्य सदन में ये नहीं है, इसका कहा जाता है कि ये चोरी हो गया है। उसके बाद बीकानेर के ये जो जैन ज्ञान भंडार के अंदर इसको ये मिलता है। उसके बाद है इसका मध्य रूपांतरण, और इसके बाद है लघु रूपांतरण, जिसके अंतर्गत क्या है 3500 छंद है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये बीकानेर के अनूप पुस्तकालय में मिलता है। ठीक है, जो इसका तीसरा जो संस्करण है या तीसरा रूपांतरण है वो पाया जाता है कहाँ पर मिलता है, जिसके अंतर्गत 35 छंद हैं। ये बीकानेर के अनूप पुस्तकालय के अंतर्गत हमें मिलता है। ठीक है, लास्ट है इसका लघुत्तम रूपांतरण, जिसमें क्या है 1900 छंद हैं। इसको जो है कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक माना है, या मूल रूप आप इसको कह सकते हैं कि मूल रूप जो माना है वो इसको माना है, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना है। ठीक है, तो हमने इनके जो 4 रूपांतरण की बात करी। सबसे पहले था इसका वृद्धि रूपांतरण, जिसके अंतर्गत 16,306 छंद और 69 समय थे। और दूसरा था इसका मध्य रूपांतरण, मध्य में थे 7,000 छंद थे। और फिर है इसका लघु रूपांतरण, जिसके अंतर 3500 छंद थे। और इसका है लघुत्तम रूपांतरण, जिसके अंतर्गत 1900 छंद हैं। ठीक है, एक छोटा सा तथ्य और इसके बारे में बता दूं, एक थाल जन्म एक थाल मरण। ये जो तथ्य हैं, ये जो पंक्ति है किसके लिए है, ये है पृथ्वीराज के लिए और चंद्रप्रदाय के लिए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाय दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का जो जन्म हुआ था वो एक ही दिन हुआ था, और दोनों की मृत्यु जो है वो भी एक दिन हुई थी। ठीक है, दोनों क्या थे, अच्छे मित्र थे, दोनों साथ रहते थे। जो चंद्रप्रदायी हैं ये इनके मंत्री भी थे, इनके अच्छे दोस्त थे, सखा थे। ठीक है, और दोनों साथ रहते थे, और दोनों क्या थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब दोनों की भी साथ हुई थी। ठीक है, लास्ट के अंदर क्या होता है, जो मोहम्मद गोरी होता है वो पृथ्वीराज को पकड़कर ले जाता है। तो जो चंद्रप्रदायी होते हैं वो जो अपनी पुस्तक हैं उनको देकर, अपने पुत्र जलहन को देकर उनके साथ चले जाते हैं, है ना। एक पंक्ति आई थी ना, पुस्तक जलहन हाथ दे चले जाना निर्विकाज, है ना। तो वो क्या होते हैं, उनके साथ राजा के साथ, अपने राजा के साथ, अपने मित्र के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर जो उनके द्वारा, मुगल राजा के द्वारा पृथ्वीराज को पकड़ लिया जाता है, उनकी आंखें जो फोड़ दी जाती है। उसके बाद शब्द चंद्रप्रदाय के बताने के जैसा चंद्रप्रदाय बताते हैं, तो उसके बाद वो आगे मोहम्मद गोरी बोलता है, तो उनके शब्द वेदी बाण के द्वारा क्या करते हैं, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज जो है उनको मार देते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को तीर मारकर जो मर जाते हैं। तो दोनों का माना जाता है जन्म भी एक दिन हुआ था और मृत्यु भी दोनों की एक ही दिन हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में ये तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक थाल जन्म और एक थाल मरण, की एक दिन इनका जन्म हुआ था और एक ही दिन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये था हमारा सबसे पहले रासो जो साहित्य की हमने शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हमने बात करी आज पहले रासो ग्रंथ की, जिसमें आया है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे आगे जो रासो ग्रंथ हैं उनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।